और मेरे बच्चों क्या हाल चाल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फील्ड लेक्चर नंबर 16 और आज का हमारा टॉपिक एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आज हम एरिया वेक्टर के बारे में समझेंगे कि एरिया वेक्टर क्या होता है और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इनसे रिलेटेड फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। तो चलो शुरू करें आज का लेक्चर। क्या नाम है लेक्चर का? एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसके साथ? आपके अपने फिजिक्स गुरु संजय झा के साथ। एरिया वेक्टर, देखो एरिया वेक्टर क्या है। सबसे पहले बताया कि एरिया वेक्टर, देखो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो एरिया क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है और क्या है? एक लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ गिवन सरफेस। मान लो कि हमें सरफेस दिया हुआ है और उस सरफेस का हमें क्या करना है? एरिया वेक्टर निकालना है। तो क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और किस तरीके से? जैसे मान लो मैंने ये एक सर्कुलर पोर्शन लिया, ठीक, ये इसका सेंटर है, ये मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, ये मैंने वाई एक्सिस मान लिया। तो इसका जो एरिया वेक्टर है, मान लो ये इसका रेडियस आर है, द एरिया ऑफ दिस सरफेस इज पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर है। तो जो एरिया वेक्टर होगा उसका वो इस तरफ होगा, यानी कि मान लेते हैं एन कैप। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। और आपको पता है कि यूनिट वेक्टर क्या देता है? यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन देता है किसी चीज को। जैसे मैं इसका एरिया निकाल दूं और उस एरिया को मल्टीप्लाई कर दूं एन कैप से, तो दैट विल गिव द डायरेक्शन टू द एरिया। कि वो जो एन कैप है वो सिर्फ एरिया का डायरेक्शन देगा, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या है? एक लाइन है जो सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। तो जो एरिया वेक्टर आएगा इसका वो इसके अलोंग आएगा। तो अगर मैं इसका एरिया वेक्टर निकालूं तो एरिया वेक्टर क्या होगा? इसको लिखेंगे ए वेक्टर से, और ए वेक्टर विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एन कैप। तो इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू एन कैप। तो एरिया वेक्टर क्या है? एक ऐसी लाइन है, पहली बात तो वेक्टर है, और एक ऐसी लाइन है जो सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करी जाती है। तो जैसे मान लो हमने एन कैप यहां पर ले लिया कि एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। तो जब एरिया को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एन कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्केलर इंटू वेक्टर बिकम्स वेक्टर, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा और इसको वो डायरेक्शन देगा जो एन कैप का डायरेक्शन है। यही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है। यानी एरिया वेक्टर इज लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस, तो इसके अलोंग हो जाएगा। इसको ए वेक्टर से डिनोट करेंगे और ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एन कैप। यहां पर अगर मान लो मैं इसको वाई एक्सिस मान लू, तो यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस क्या होता है? जे कैप। तो इसको ऐसे जे कैप से डिनोट कर दूंगा, तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर जे कैप। तो ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर, यानी कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी और क्या है? इट इज अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ गिवन सरफेस इज कॉल्ड इट्स एरिया वेक्टर। ठीक है, यानी इसके परपेंडिकुलर होता है किसी भी सरफेस को, उसको इसका एरिया वेक्टर कहते हैं। अब देखो, जब हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर हम ये देखेंगे कि एरिया वेक्टर कैसे बनाया जाए, कैसे लिया जाए, किस डायरेक्शन में लिया जाए। परपेंडिकुलर तो लिया जाए, लेकिन कैसे लिया जाए? जैसे मान लो कोई भी मैं एक सरफेस लेता हूं, सपोज करो कोई भी मैं एक सरफेस लेता हूं, ये पॉइंट सब आप नोट करते रहना एरिया वेक्टर के बारे में। तो कोई भी एक, सबसे पहले तो क्या बताया कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और उसका डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर, जो सरफेस के परपेंडिकुलर है वो उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। और कैसे निकालेंगे? जो यूनिट वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? एरिया से। दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया। अब इसमें क्या आता है? देखो एक और पॉइंट याद करेंगे कि कोई भी सरफेस है उसका हमें एरिया वेक्टर निकालना है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो मैंने बताया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? एक लाइन जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अब परपेंडिकुलर तो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो मैं एक सरफेस लेता हूं, ये मेरा हाथ मान लो सरफेस है, तो इसका परपेंडिकुलर ये भी हो गया, इसके परपेंडिकुलर ये भी हो गया। तो इसमें क्या करेंगे? डायरेक्शन कौन सा लेंगे? परपेंडिकुलर इस तरफ लेंगे या इस तरफ लेंगे? मतलब कोई भी एक सरफेस है तो सरफेस के परपेंडिकुलर दो लाइन हो सकती है। जैसे मान लो ये ऐसे हो गई और ये ऐसे हो गई, तो कौन सा लाइन लेंगे परपेंडिकुलर? इसके अलोंग लेंगे या इसके अलोंग लेंगे? वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई भी जब ओपन सरफेस है, ध्यान रखेंगे, ओपन फॉर ओपन सरफेसेस, अगर कोई ओपन सरफेस है तो फॉर ओपन सरफेसेस, अगर कोई भी ओपन सरफेस है, ठीक है, तो कोई भी एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन एरिया वेक्टर का हम डायरेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो एरिया वेक्टर
एरिया वेक्टर कैन बी टेकन इन एनी वन perpendicular direction to the surface, perpendicular to the डायरेक्शन ऑफ सरफेस, यानी जो भी सरफेस हमें दिया हुआ है, एरिया हमें दिया हुआ है, कोई भी उसका अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो उसका परपेंडिकुलर है किसी भी डायरेक्शन में, तो वो हमारे लिए उसका क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपने एक डायरेक्शन, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग एरिया वेक्टर को दिखा दिया, तो जब तक वो क्वेश्चन करना है तब तक परपेंडिकुलर डायरेक्शन वही लेना है एरिया वेक्टर का। यानी एक ही क्वेश्चन में दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन नहीं हो सकती एक एरिया की। यानी एक क्वेश्चन मतलब कोई भी ले सकते हैं, कोई भी हमने एक एरिया लिया, जैसे मैंने बताया या तो इसको ले लो एरिया वेक्टर या इसको ले लो एरिया वेक्टर, लेकिन जब तक वो क्वेश्चन करना है तब तक, अगर मान लो ये डायरेक्शन ले लिया हमने एरिया वेक्टर का इसके परपेंडिकुलर, तो जब तक वो क्वेश्चन करेंगे तब तक यही जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर वही डायरेक्शन लिया जाएगा एरिया वेक्टर का। एक ही क्वेश्चन में एरिया वेक्टर के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते, एक ही डायरेक्शन में होगा एरिया वेक्टर, क्या होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो एक ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। क्या कह रहा है, फॉर ओपन सरफेस द एरिया वेक्टर कैन टेकन इन एनी वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ सरफेस। तो एरिया वेक्टर जो है किसी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऐसे लिख लो पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो जब तक आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तब तक वही परपेंडिकुलर डायरेक्शन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लिया जाएगा। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो उसमें आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, लेकिन जब दूसरा क्वेश्चन करोगे तो उसमें भी जो डायरेक्शन लिया वही लिया जाएगा। तो क्या बोला मैंने, इन अनदर क्वेश्चन another perpendicular direction can be taken as direction of area vector, तो कहने का मतलब कोई भी एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले सकते हो ओपन सरफेसेस के लिए, ध्यान रखना ओनली फॉर ओपन सरफेसेस। जैसे कोई स्क्वायर है ना, सर्कल है, तो इस तरह के जो ओपन सरफेस, रेक्टेंगल है, तो कोई भी जो ओपन सरफेसेस है उसके लिए क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो हम क्वेश्चन करेंगे तब तक वही परपेंडिकुलर डायरेक्शन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लिया जाएगा। अलग क्वेश्चन अगर लेते हो तो दो अलग डायरेक्शन जो है उसको भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ले सकते हो, लेकिन फिर भी वही बात कि जब तक वो क्वेश्चन करोगे तो अलग वाला डायरेक्शन जो एक बार ले लिया वही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा लिया जाएगा, उसको हम चेंज नहीं करेंगे जब तक वो क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करते। तो कहने का मतलब क्या हो गया, इन अनदर क्वेश्चन द अनदर परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैन बी टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। जब तक वो हम क्वेश्चन कर रहे हैं तब तक फिर वही डायरेक्शन लिया जाएगा। तो ये हमारा हो गया डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। जैसे मान लो कोई भी लिया हमने, जैसे सपोज करो ये मैंने स्क्वायर ले लिया, ठीक, तो इस स्क्वायर का अगर मैं ये ले लूं एरिया वेक्टर, ए वेक्टर, यानी ऐसे बोलो ए एन कैप, ठीक है, तो इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा ना ये वाला, वो उसी क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। और दिस विल बी मतलब इसको ऐसे लिख देंगे माइनस ए एन कैप, माइनस ए वेक्टर हो गया ये। अगर इसी में मान लो इसी क्वेश्चन में इसी सरफेस को अगर मैं ये डायरेक्शन ले लूं ए वेक्टर का, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू ए एन कैप, भाई या तो ये लो या ये लो, तो ये जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा आपका माइनस ए एन कैप, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अलग अलग दो डायरेक्शंस हैं, समझ में आ गई बात। इधर का मतलब एक क्वेश्चन में जो डायरेक्शन ले लिया ना वही डायरेक्शन है, कहने का मतलब ये है एरिया वेक्टर का, ठीक है। अगर मैंने ये ले लिया तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा, इसको फिर माइनस में लिखना पड़ेगा। अगर मैं ये लेता हूं एरिया वेक्टर तो फिर ये माइनस में लेना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो भी डायरेक्शन लिया एरिया वेक्टर का वो फिक्स है ओपन सरफेसेस के लिए, वो पॉजिटिव है, बाकी डायरेक्शन में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर एरिया वेक्टर लेंगे तो नेगेटिव लेंगे। तो इस तरीके से ये हो गया एरिया वेक्टर। अब आप ये तो हो गए ओपन वेक्टर, ओपन सरफेसेस की बात। तो ओपन सरफेसेस में एरिया वेक्टर कैसे लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी चीज, क्लोज सरफेसेस।
अगर कोई भी क्लोज सरफेस है तो क्या होगा, तो क्या डायरेक्शन लेंगे एरिया वेक्टर का, यहां तो हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कोई भी एक डायरेक्शन, यहां तो हम चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से कोई भी डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन जब क्लोज सरफेस है, फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो रेडियली, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। फॉर एनी क्लोज सरफेस द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर is always in radially outward direction, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये हमेशा, आप क्लोज सरफेस में तो हम कुछ भी ले सकते, ओपन सरफेस में कुछ भी ले सकते थे, लेकिन क्लोज सरफेस में जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लिया जाएगा। जैसे मान लो ये मैंने एक स्फीयर ले लिया, सर्कल की जगह पे स्फीयर ले लेता हूं, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। क्यूब ले लेते हैं, मान लो एक क्यूब ले लिया या क्यूबॉइड ले लिया, क्यूब ले लिया, ये क्यूब ले लिया, तो इसका जो एरिया वेक्टर हो जाएगा, इसका इस तरफ हो जाएगा ऐसे, इस तरफ ऐसे, इस तरफ ऐसे, इस तरफ ऐसे, और पीछे वाला जो होगा वो पीछे की साइड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई क्लोज सरफेस है तो उसका जो एरिया वेक्टर लिया जाएगा वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, क्या है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अब आ जाओ आगे। तो ये हमने डायरेक्शन देखा कि अगर ओपन सरफेस है तो किसी भी डायरेक्शन में हम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ले सकते हैं, और क्लोज सरफेस है तो हमेशा वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लिया जाएगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। अब देखो, जैसे मान लो मैंने एक क्यूब लिया, स्क्वायर लिया, मान लेता हूं ये स्क्वायर ले लिया मैंने, इसको मैंने ले लिया एक्स एक्सिस, इसको ले लिया अपने वाई एक्सिस, और ओ ए बी सी इस साइड की लेंथ ले ली, ए इस साइड की लेंथ ले ली इसकी, ये भी ए या बी कुछ भी ले लो, चलो ए ले लिया क्योंकि स्क्वायर लिया है तो ए ही लेना पड़ेगा, अगर ये रेक्टेंगल है तो बी ले लेंगे। तो ये हो गया। देखो एरिया वेक्टर जो होता है, अगर रेक्टेंगल कोई लेते हैं या स्क्वायर लेते हैं तो एरिया वेक्टर जो होगा, एरिया यानी कि एरिया जो मतलब एरिया तो हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ, लेकिन जब उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे एरिया वेक्टर, तो वो लेंथ इनटू ब्रेथ नहीं होगा, दैट विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द, यानी एरिया वेक्टर ऑफ द स्क्वायर और रेक्टेंगल इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। तो जैसे मान लो अगर मैं लिखूं तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, यानी एरिया वेक्टर ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर नहीं, एरिया वेक्टर ऑफ द स्क्वायर, वेक्टर ऑफ द स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है, इसका एरिया वेक्टर अगर मैं लिखूं ए वेक्टर, तो दैट विल बी इक्वल टू, क्या लिखेंगे इसको हम, दैट विल इक्वल टू वेक्टर ओ ए क्रॉस वेक्टर ओ सी, वेक्टर ओ सी, ओ ए क्रॉस ओ सी। तो इस तरीके से हम किसी भी रेक्टेंगल का या स्क्वायर का एरिया वेक्टर निकालेंगे, एक साइड को एक वेक्टर मान लेंगे, दूसरे साइड को दूसरा वेक्टर मान लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मान लेंगे, कर लेंगे तो उसका एरिया वेक्टर आ जाएगा। जैसे यहां पर देखो, तो ओ ए कैप कैसे लिख सकते हैं इसमें, ए आई कैप, क्योंकि ए जो है एक साइड जो ओ ए जो है ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप होगा, जो एन कैप मैंने लिखा था अभी वो आई कैप है। इसी तरीके से जो ओ सी है वो हो जाएगा आपका ए जे कैप। तो दिस विल बी ए, और ए तो ए स्क्वायर हो गया और यहां जाएगा आई क्रॉस जे।
अब इसको क्रॉस करने के लिए मैंने पहले भी एक किसी लेक्चर में बताया था कि इस तरीके से एक सर्कल बना लो और सर्कल को आप क्लॉकवाइज घुमा दो। ये आई कैप, जे कैप और यहां ले लिया हमने के कैप। तो ऐसा याद रखो, आई क्रॉस जे, के, जे क्रॉस के, आई, के क्रॉस आई, जे, दिस क्रॉस दिस, दिस क्रॉस दिस, दिस क्रॉस दिस। अगर उल्टा घुमा दोगे तो यहां पर सारा माइनस आ जाएगा, यानी कि जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के माइनस जे। तो आई क्रॉस जे है तो पहला वाला हो गया सीधा, क्या हो गया ये, ए स्क्वायर के कैप। तो इसका एरिया वेक्टर आ गया इस स्क्वायर का जिसके साइड की लेंथ क्या है, ए है, तो इसका एरिया वेक्टर आ गया है। इसी तरीके से मान लो एक और मैं आपको दिखाता हूं कि मान लिया, ये पॉज करके नोट करो, इस तरह से हमने एरिया वेक्टर, मैंने क्या बताया कि कभी भी अगर आपको रेक्टेंगल दिखे या स्क्वायर दिखे तो उसका एरिया वेक्टर क्या निकालोगे, एक साइड को एक वेक्टर, दूसरे साइड को दूसरा वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, एरिया वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इसमें ये ले लिया। अब इसमें क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं एक एक्सिस और इसको मान लेते हैं दूसरा एक्सिस और एक एक्सिस ये मान लिया हमने। तो ये x, ये y और ये z, ये मैंने स्क्वायर ले लिया, एक O, A, B और C, ये मैंने स्क्वायर ले लिया। मान लेता हूं स्क्वायर की साइड की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो मुझे इसका एरिया वेक्टर निकालना है कि व्हाट विल बी द एरिया वेक्टर ऑफ दिस स्क्वायर। और इसका जो एंगल ले लिया, सपोज करो विद एक्स एक्सिस, ये मैंने 37 डिग्री ले लिया है। ठीक है, इसमें एक चीज याद रख लो कि वैल्यूज होती है cos 37, यहां लिख देता हूं cos 37 इक्वल टू साइन 57 53 इक्वल टू 4/5, cos 53 इक्वल टू साइन 37 इक्वल टू 3/5। ये दो वैल्यूज हैं, इसको याद कर सकते हैं, काफी काम आएगा। तो ये 37 हो गया हमारा, ये, हाँ, तो ये हो गया हमारा इसमें। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका एरिया वेक्टर निकालेंगे। तो क्या बताया, एक लाइन जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, वो लाइन कैसे निकालेंगे, इन दोनों के साइड का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो इसकी हमें साइड की इक्वेशन चाहिए, वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालेंगे उसके लिए। अब देखो यहां से क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, यहां से एक मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ये, और एक मैंने परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर ये मैंने यहां से क्या किए, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, एक इससे इधर की तरफ और एक यहां से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यानी इन दोनों साइड के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो अगर ये मान लो इसकी साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये मान लो ए ले लिया मैंने, सपोज करो, तो ये हो जाएगा ए एक्स क्या हो जाएगा 5 cos 37, और ये क्या हो जाएगा इधर की तरफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मतलब यहां से यहां तक a sin 37 यानी कि ay। ठीक है, तो इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या बन जाएगी, यानी इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, देखो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, देखा जाए तो यहां साइड में कर देता हूं मैं, ये हो जाएगा ax, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ax हो जाएगा 5 cos 37, cos 37 की वैल्यू देखो कितनी होती है 4/5, तो 5 इंटू 4/5 यानी कि 4 सेंटीमीटर, ये ax आ गया। ay कितना होगा, देखो ay हो जाएगा 5 sin 37, दिस इज 5 इंटू 3/5 यानी कि 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए, x आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर, y आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर और z आ गया 0, क्योंकि ये xy प्लेन के अंदर है। अब ये जो लाइन है OC वो तो z एक्सिस के अलोंग ही है। तो अच्छा पहले इसकी वेक्टर इक्वेशन निकाल दो, OA, वेक्टर OA क्या हो जाएगा, दिस 4i कैप प्लस 3j कैप और z k कैप तो यहां पर 0 है, खाली ax और ay है, तो दिस i कैप
और दिस जे कैप, यानी अगर पूरा लिखेंगे तो ए एक्स आई कैप, देखो वेक्टर इक्वेशन क्या होगी इसकी, ए की, वेक्टर ए की, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। तो ए जेड तो यहां पर है नहीं ना, खाली ए एक्स और ए वाई है, तो ए एक्स इज 5, ए एक्स इज 4, तो 4 आई कैप, और दूसरा हो गया ए वाई इज 3, तो 3 जे कैप, और इस तरह से हमने इसकी वेक्टर इक्वेशन निकाल दी। जेड यहां पर है ही नहीं, जेड कंपोनेंट है ही नहीं। अब इसका जो ओ ए देखो, ओ ये आ गया हमारा ओ ए, अब ओ सी जो होगा वेक्टर ओ सी, तो ये तो सीधा है जेड एक्सिस के अलोंग है, यानी के कैप के अलोंग है, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी सीधा 5k कैप, 5k कैप। तो ये हमारी इसकी वेक्टर इक्वेशन आ गई इसकी साइड्स की, इसके साइड्स की। तो एरिया वेक्टर क्या होगा इसका, तो एरिया वेक्टर इक्वल्स टू, कैसे दिखाएंगे इसको, ए वेक्टर, दिस विल बी इक्वल्स टू ओ ए क्रॉस ओ सी, ओ ए क्रॉस ओ सी। अब कैसे करोगे इसको, 4i कैप प्लस 3j कैप क्रॉस ओ सी 5k कैप, मल्टीप्लाई करो, 20i कैप क्रॉस k कैप प्लस 15j कैप क्रॉस k कैप। तो ये आ गया i क्रॉस j, i क्रॉस k क्या होता है देखो, i क्रॉस k उल्टा करना पड़ेगा, देखो उल्टा, i क्रॉस k, k क्रॉस i j होता है, तो i क्रॉस k माइनस j हो जाएगा, तो दिस विल बी माइनस 20j कैप प्लस, ये कितना हो जाएगा j क्रॉस i, देखो j क्रॉस i, j क्रॉस i, यहां भी उल्टा घूम रहे हैं, यहां भी उल्टा घूम रहे हैं, तो माइनस 15, दिस विल बी माइनस 15 i कैप, माइनस 15 i कैप। तो ये हमारा इसकी वेक्टर इक्वेशन आ गई, यानी एरिया वेक्टर इक्वेशन आ गई, क्या आ गया, आई जे, आई और जे कहां है, आई और जे, ठीक समझ में आ गया। तो ये हमारी इसकी वेक्टर इक्वेशन आ गई, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ, या एरिया वेक्टर आ गया इसका, यानी वेक्टर इक्वेशन ऑफ एरिया, दैट इज एरिया वेक्टर। तो ऐसे हमने इसका एरिया वेक्टर निकाला। इसको एक बार और चेक कर सकते हैं, देखो जैसे ओ ए, इसको मैंने एक्स वाई जेड जैसे दिखाया, समझ में आ गया, ये मैंने ले लिया एक्स, ये मैंने ले लिया वाई, ये मैंने ले लिया जेड, ठीक है। तो ओ ए की इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4 और 3, सही है। देखो यहां पर ए एक्स क्या हो जाएगा, यानी जो बेस हो जाए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, तो बेस क्या हो जाएगा इसका, हाइपोटेनियस का कॉस कंपोनेंट, यानी कि 5 cos 37 इज 4/5, दिस विल बी 4, ऐसे ए वाई आ जाएगा 3, बिल्कुल सही। यहां मैंने इक्वेशन डाल दी इसकी, ये मैंने मान लिया ये पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये पॉजिटिव जेड, ये ध्यान रखना है, नेगेटिव नहीं माना इसमें कोई भी। तो और जो ओसी है वो के कैप के अलोंग है, यानी कि जेड एक्सिस के अलोंग है, तो हो गया आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, इसको हमें उल्टा भगाना पड़ेगा, तो माइनस जे हो जाएगा, और ऐसे ही जे क्रॉस के ये भी माइनस हो जाएगा, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के नहीं, ये प्लस होगा, सॉरी भाई, दिस विल बी प्लस, वही मैं कह रहा था, दिस विल बी प्लस जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई, तो ये आई कैप आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, यानी आई क्रॉस के, एक बार और देख लें, आई क्रॉस के उल्टा घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, थोड़ा सही से लिख लें, 15i कैप माइनस 20 जे कैप, ये जे कैप है, आई और जे मेरा एक सही लग रहा है, ध्यान रखना, ये जे कैप है, ठीक, ये जे कैप हो गया, और ये 15i कैप, तो 15i कैप माइनस 20 जे कैप। तो ये हमारा एरिया वेक्टर की इक्वेशन आ गई। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एरिया वेक्टर निकालेंगे किसी भी ओपन सरफेस का, ठीक है। समझ में आ गया होगा एरिया वेक्टर क्या होता है। तो एरिया वेक्टर मैंने क्या बताया, एरिया वेक्टर इज अ लाइन विच इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ गिवन सरफेस, ठीक है। और कैसे निकालेंगे एरिया वेक्टर, एक लाइन ड्रॉ कर दो, और ओपन सरफेस के लिए क्या बताया, ओपन सरफेस का डायरेक्शन क्या लेंगे, कोई भी लाइन जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, कोई एक, जब हम पर्टिकुलर क्वेश्चन करेंगे तो वही डायरेक्शन लेंगे हमेशा एरिया वेक्टर का, एज ए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अगले क्वेश्चन में उसी डायरेक्शन को आप नेगेटिव भी ले सकते हो, लेकिन जब तक एक क्वेश्चन करोगे तब तक एक डायरेक्शन जो ले लिया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, वही हमेशा लिया जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में डिफरेंट ले सकते हो, लेकिन जब तब दूसरा क्वेश्चन करोगे तब तक जो ले लिया एक बार डायरेक्शन एरिया वेक्टर का वही। लेकिन जब क्लोज सरफेस होगा तो क्लोज सरफेस का अपने आप हम नहीं ले सकते, जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होगा क्लोज सरफेस का, वही डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होगा, उसमें इनवर्ड डायरेक्शन कभी भी नहीं, वहां पर हम डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होगा दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। समझ में आ गया। तो एरिया, उसके बाद मैंने कुछ निकाल के बताए कि अगर स्क्वायर है तो एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो क्या बताए, एक साइड को
एक साइड को एक वेक्टर ले लो, दूसरे साइड को दूसरा वेक्टर ले लो, वेक्टर इक्वेशन निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, दैट विल बी द एरिया वेक्टर ऑफ दैट स्क्वायर। और रेक्टेंगल का भी ऐसे ही हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो फ्लक्स का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो यहां पर मैंने ये लाइट जला रखी है, यहां पर लाइट जली हुई है, ये लाइट कुछ बोर्ड पे से पास कर रही है, ठीक है। तो ये लाइट यानी कि लाइट एक एनर्जी है विच इज पासिंग थ्रू दिस एरिया ऑफ दिस बोर्ड, दैट विल बी कॉल्ड द एनर्जी ऑफ दिस लाइट एनर्जी, ऐसे बोल दो लाइट एनर्जी। लाइट इज एनर्जी, वेव इज एनर्जी, है ना। तो दिस इज द एनर्जी पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस, थ्रू अ गिवन बोर्ड, दिस बोर्ड हैविंग सम एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका मतलब फ्लक्स का मतलब एनर्जी ऑफ सम टाइप, एनर्जी ऑफ सम टाइप पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस। अब आपको पता है कि जो वेव होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इलेक्ट्रिक एनर्जी है इसके पास, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी पासिंग थ्रू दिस सरफेस इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स का मतलब सम टाइप ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस, एक टाइप ऑफ एनर्जी किसी सरफेस से पास करती है, क्या कहलाएगी उसका इलेक्ट्रिक, उसका फ्लक्स कहलाएगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर, क्या होता है फ्लक्स, समझ में आ गया। तो फ्लक्स का मतलब क्या बताया मैंने, एनर्जी पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस, यानी इसको कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस is called its electric flux, is called its electric flux। तो कोई भी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो किसी सरफेस से पास करती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको पता है, हमने डिस्कस किया हुआ है पहले के लेक्चर्स में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की फॉर्म में होता है। यानी हमने ऐसा मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की से बनता है। ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेड बाय इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो इसका मतलब किसी भी सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी पास कर रही है, तो अगर वहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी पास कर रही है, इसका मतलब क्या है, अगर किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक एनर्जी पास कर रही है इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रही है। तो एक चीज देखो, अगर हम बोले किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक एनर्जी पास कर रही है, इसका मतलब ये मान के चलो कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रही है। अब यहां पर एक सोचने वाली बात है कि क्या किसी भी सरफेस को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो जो भी उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, मान लो ये मैंने एक सरफेस लिया, ठीक, ये इसका एरिया वेक्टर ले लिया, मान लो स्मॉल एरिया लिया डी ए वेक्टर, ठीक, और ये इसमें से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, इस तरीके से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से पास कर रहा है। तो क्या जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में से पास कर रही है वो सारे का सारा फ्लक्स क्रिएट करती है क्या, सारा का सारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट करती है, कैसा होता है। मान लो एक सरफेस लिया मैंने, जैसे यहां लिया स्क्वायर ले लिया, इस स्क्वायर को मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाला तो देखा कि बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसमें से पास कर रही है ना, इस सरफेस में से बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसमें से पास कर रही है। तो क्या ये जो एक्चुअली में जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमें दिख रही है, क्या ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट कर रही है सारा का सारा, क्या, या हम बोले तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, क्या सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट कर रही है क्या। अब इसको आगे सोचते हैं, देखो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ऐसे बनाया मैंने, एरिया वेक्टर के साथ इसने थीटा एंगल बनाया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई है ना, एरिया वेक्टर के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वो कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर के अलोंग होगा ई कॉस थीटा, एक वो कंपोनेंट होगा जो एरिया के पैरेलल होगा यानी कि ई साइन थीटा। यानी अगर मैं थीटा एरिया वेक्टर के साथ एक एंगल ले लूं, लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एक चीज ध्यान रखना,
अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रही है तो सरफेस के साथ 90 माइनस थीटा बनाएगी। भाई सरफेस का साथ तो ये एंगल होगा ना फिर, तो 90 माइनस थीटा। तो जब तक हम फ्लक्स के क्वेश्चन करेंगे तब तक हम, है ना, जो एंगल हमें लेना है वो एरिया वेक्टर के साथ ही लेना है। तो एरिया वेक्टर के साथ एंगल लिया थीटा, तो सरफेस के साथ होगा 90 माइनस थीटा। तो एरिया वेक्टर के साथ लिया है थीटा एंगल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कितने कंपोनेंट्स हो गए? 2। एक कंपोनेंट वो ई कॉस थीटा जो एरिया वेक्टर के अलोंग है, यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, और एक वो कंपोनेंट जो सरफेस के पैरेलल यानी साइन थीटा। अगर थीटा हम एंगल किसके साथ लेते हैं? एरिया वेक्टर के साथ, तो जो कि हमें लेना है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखो, ये जो ई साइन थीटा है ये सरफेस है, ये ई साइन थीटा है, ये ऐसे पास कर रही है, ऐसे पास कर रही है। क्या दो चीज अगर एक दूसरे के पैरेलल होगी तो पास करेगी? नहीं पास करेगी। पास वो करेगी जो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका इंटरसेक्शन का मतलब ही तो पास होता है। तो ई साइन थीटा तो सरफेस में से पास ही नहीं कर रही। तो अगर हम समझ रहे थे कि ई जो सरफेस से पास कर रही है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट कर रही है, नहीं, इसके दो कंपोनेंट हुए, ई साइन थीटा और ई कॉस थीटा। और ई साइन थीटा यानी ई का वो कंपोनेंट जो सरफेस के पैरेलल है, उसका तो फ्लक्स में कोई रोल ही नहीं है, वो तो उसमें से सरफेस में से पास ही नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वही कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट करता है, या इलेक्ट्रिक एनर्जी का वही कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का वही कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट करता है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करेंगे। स्मॉल सरफेस लिया तो स्मॉल फ्लक्स ले लिया, चाहो तो ई लिख दो, ई फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दैट विल बी इक्वल टू दैट प्रोडक्ट ऑफ दैट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which is perpendicular to the surface or parallel to the area vector multiplied by the magnitude of area। क्योंकि जो चीज का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर तो उसको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो वेक्टर हम यहां नहीं लिख सकते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एरिया से। तो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, कभी भी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट नहीं करती। ई का वो कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट करेगी। तो दैट विल बी ई कॉस थीटा इनटू डी ए। तो इसको लिख देंगे ई डी ए कॉस थीटा। अब कॉस का तो हमें पता है, कॉस का मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर मैं ई भी वेक्टर क्वांटिटी ले लूं और एरिया वेक्टर भी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको मैं लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इनटू एरिया वेक्टर डी ए। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट एरिया वेक्टर। तो we can say also कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ गिवन सरफेस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कितनी डेफिनेशन है? नंबर 1, देखो डिफाइन करते हैं इसको। समझा हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो हमने ये समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वही कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर है वही फ्लक्स में उसका कंट्रीब्यूशन होता है। वो चीज जो सरफेस के पैरेलल है उसका फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। ठीक, अब डेफिनेशन अगर लिखे तो क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मेन तो एक डेफिनेशन पता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी पास कर रही है, इस फार्मूले के हिसाब से लिखे तो क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ गिवन सरफेस इज द टोटल is the product of electric field intensity and area of the surface is the product of the electric field intensity and area of the surface when electric field normal to the direction of area या नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ सरफेस। या हम सीधा ऐसे बोल सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर है उसका प्रोडक्ट होता है एरिया के साथ। या ठीक है, तो ये इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डेफिनेशन ये हो गई। दूसरे तरीके से और भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक तो डेफिनेशन ये हो गई, एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट होगा। इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ऑल्सो कैन बी इट इज द, और करके लिखो, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी होता है, डॉट प्रोडक्ट भी होता है। तो ध्यान रखेंगे, बेसिकली हमने यहां पर यह समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वही कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट करता है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, पैरेलल कंपोनेंट कोई नहीं करता। अब इसमें देखो, मान लो किसी भी सरफेस का मुझे मैक्सिमम फ्लक्स क्रिएट करना है, मैक्सिमम फ्लक्स। अब नॉर्मल लाइफ में ऐसा ऑब्जर्व भी कर सकते हो ना कि किसी भी सरफेस का जब फ्लक्स मैक्सिमम हो तो कब होगा मैक्सिमम फ्लक्स? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को, फ्लक्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस कैप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सरफेस को किस तरीके से रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा? सरफेस को परपेंडिकुलर रखेंगे। तो कोई भी, जैसे मान लिया हमने सरफेस लिया, ये सरफेस लिया, ये इसका एरिया वेक्टर है, तो अगर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर को, एरिया को इस तरीके से एडजस्ट कर दो या इस तरीके से प्लेस करो कि वो एरिया वेक्टर के अलोंग ही हो जाए, तो इसका फिर साइन कंपोनेंट तो जीरो हो जाएगा ना, यानी थीटा विल बी जीरो, क्योंकि एंगल किसके बीच में बताया था? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो थीटा विल बी जीरो, कॉस जीरो विल बी मैक्सिमम 1, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी ई इंटू डी ए, सीधा हो जाएगा और ये मैक्सिमम हो जाएगा। यानी इस केस में, यानी कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाएगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस 90 डिग्री पे, द फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो कभी भी जब बल्ब लगाना अपने घर में किसी चीज के सामने, तो हमेशा सरफेस के 90 डिग्री पे रखना, तो सबसे ज्यादा रोशनी पड़ेगी उस पर, सबसे ज्यादा फ्लक्स होगा उसका, लाइट फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे ही। समझ में आ गया? तो 90 डिग्री पे, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, थीटा विल बी जीरो और इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। मिनिमम कब होगा भाई? अगर मान लो यही सरफेस है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे कर दिया जाए सरफेस के पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड को कर दिया जाए सरफेस के पैरेलल, तो एरिया वेक्टर तो ऐसे होगा, तो दोनों में कितना एंगल हो गया? 90, तो थीटा विल बी 90, cos 90 जीरो, तो फ्लक्स विल बी जीरो। यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को सरफेस के पैरेलल रखा जाएगा, जैसे यहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फेंक दिया सीधा, ये फेंका, तो सरफेस से पास किया? क्या नहीं किया, साइड से निकल गया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा इसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी जीरो। तो कभी भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी जीरो, जीरो से कम क्या होगा? मिनिमम है, जीरो तो जीरो ही है भाई, है ना, ये जीरो हो गया, ये मिनिमम फ्लक्स हो गया। समझ में आ गई बात? ठीक, ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला। अब एक चीज और देखो, ये मैक्सिमम कब हुआ, मिनिमम कब हुआ? मैक्सिमम जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, मैक्सिमम फ्लक्स होता है, मिनिमम ये हो गया। अब इसका यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? न्यूटन पर कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। आगे मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्ट पर मीटर भी बोलेंगे। तो अभी इसको याद कर लो, वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो दैट विल बी वोल्ट मीटर, विल ऑल्सो बी वोल्ट मीटर। ये भी इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, वोल्ट मीटर। न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर या वोल्ट मीटर, ये भी इसका ऐसा यूनिट हो गया। ठीक है, और क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट होता है, देखो यहां वेक्टर लगा, यहां वेक्टर लगा, ये थोड़ी वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। समझ में आ गया? तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मैंने कुछ बातें बताई आपको कि मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। ठीक है, मैक्सिमम होगा कितना? जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। मिनिमम कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल होगा। ठीक है, अगर मान लो कोई एक खास एंगल पे ले लिया मैंने, खास एंगल पे ले लिया, जैसे मान लो वही चीज, अगर हमने एक स्क्वायर प्लेट लिया, ये इसका एरिया रेडियस है r, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ले लिया, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यूनिफॉर्म है सब डायरेक्शन में से, और ये कितना एंगल बना रहा है? मान लो 37 डिग्री बना रहा है, या 57 बना लो, चलो 57 बना दिया, 53 डिग्री एंगल बना रहा है। किसके साथ? सरफेस के साथ। तो नॉर्मल के साथ कितना हो जाएगा? यानी एरिया वेक्टर हो जाएगा इसका, ये ए वेक्टर हो कितना हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा हमारा, ये डायरेक्शन हो जाएगा एरिया वेक्टर का।
और कितना एंगल होगा फिर ये 37 डिग्री होगा, 37 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, डी फाई ऑफ दिस सरफेस विल बी, एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा इसका, एरिया पाई इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई, और ई डी ए कॉस थीटा लगाता हूं, और ये एरिया हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर और कॉस 37, कॉस 37, और कॉस 37 कितना बताया था अभी, 4/5, तो कितना हो जाएगा ये 4/5, तो ई पाई आर स्क्वायर इंटू 4/5, तो ई 4 ई पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस सरफेस। तो ध्यान रखेंगे यहां सरफेस किसके साथ था, इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल किसके साथ, डायरेक्शन किसके साथ लिया था हमने, सरफेस के साथ, लेकिन हमें चाहिए किसके साथ, एरिया वेक्टर के साथ यानी कि नॉर्मल के साथ। तो 90 में से माइनस कर दिया तो ये हमारा ये निकल गया। इसी में 90 बताया क्या होता है, 90 कर देंगे तो मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा, यानी खाली हो जाएगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर, और पैरेलल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ये। तो इस तरीके से हम किसी भी एंगल पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है तो हम उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं उस सरफेस का। एक और क्वेश्चन बताता हूं देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। मान लो हमने क्या लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट, ये मैंने एक फिर सरफेस लिया, स्क्वायर ले लेता हूं, जिसे स्क्वायर, ये स्क्वायर ले लिया हमने, स्क्वायर के साइड की लेंथ ले लेते हैं, मान लो √2, लेट दिस इज द √2, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ लेंथ ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर इज √2, या 2√2 कर देते हैं, चलो 2√2 इसका ये हो गया, साइड की लेंथ हो गई, ठीक है। इसमें से अगर मैं ये एक्सिस मान लूं, एक्स को, ये मान लेता हूं वाई को, ये मान लेता हूं जेड को, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, मैं क्वेश्चन बदल जाएगा थोड़ा सा, इक्वेशन बदल जाएगी अगर मैं उसको जेड ले लूंगा, उसको वाई ले लूंगा तो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। तो इस तरह से ले लिया। अब देखो वही चीज जैसे हमने किया, ये एंगल मान लो 45 का बना रहा है, या कोई भी एंगल ले सकते हैं, मैंने 45 का एंगल ले लिया, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसका एरिया वेक्टर निकाल सकता हूं, मैंने एरिया वेक्टर आपको निकालना सिखाया था। ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड की लेंथ कितनी है, 2√2 मीटर है इसकी मान लो लेंथ, या सेंटीमीटर ले लेते हैं, मीटर ले लिया चलो, ठीक है। तो इसके हम एरिया वेक्टर की क्वेश्चन निकाल देंगे, अभी निकालेंगे। ये जो एरिया है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, दिस सरफेस is placed in electric field, this surface is placed in electric field, मान लो सरफेस एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और उसकी जो इलेक्ट्रिक वेक्टर की इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की वो है हमारी ई वेक्टर इक्वल्स टू, ये दिया हुआ है 4i कैप प्लस 3j कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप और -2k कैप, -2k कैप न्यूटन पर कूलम, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द सरफेस, फ्लक्स ऑफ द सरफेस, ये सरफेस जो है इसका क्या निकालोगे आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस सरफेस। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें वेक्टर इक्वेशन दे रखी है, इसकी वेक्टर इक्वेशन निकाल देते हैं। तो क्या बताया था इसके लिए, यहां से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, ऐसे यहां से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये है, तो ये जाएगा आपका 2√2 cos 45, और ये कितना हो जाएगा 2√2 sin 45। तो अगर देखेंगे तो ax क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा, ax हो जाएगा 2√2 cos 45, यानी कि 1/√2, 2√2 इंटू 1/√2, तो ये 2 आ गया, 2 मीटर। ऐसे ही ay आ जाएगा 2√2 sin 45, यानी कि वही 2 आ जाएगा, ये भी 2 मीटर। तो ax और ay की वैल्यू आ गई, ठीक है। az 2√2 है इसका, तो 2√2 ये हो जाएगा, इसकी z कंपोनेंट्स को पता ही लग गया। तो इसका हमने ये निकाल दिया, और ये अब एरिया वेक्टर इक्वेशन क्या आएगी देखो। अच्छा az इसमें क्या आएगा, az तो उसी तरफ है, az तो दूसरा साइड उसी तरफ है जिस तरफ j कैप है, तो ये जाएगा हमारा कितना, चलो ये हो गया। तो इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या आ जाएगी देखो, ये नाम देते हैं इसका o, ये a, ये b और c। तो वेक्टर OA कितना जाएगा, वेक्टर OA विल बी
तो वेक्टर ओ ए हो जाएगा हमारा कितना, 2i कैप प्लस 2j कैप, और ओसी वेक्टर ओसी कितना आ जाएगा, 2√2, ये एक जेड के लॉन्ग है तो के कैप करेंगे इसको, ये जेड है, सॉरी ये जेड है, तो ये आ जाएगा हमारा ओसी, फिर आ जाएगा 2√2i कैप, 2√2i कैप। तो ये हमारी साइड्स की वेक्टर इक्वेशन आ गई। तो एरिया वेक्टर क्या होगा, देखो अब एरिया वेक्टर विल बी, ए वेक्टर क्या आ जाएगा इसका, ओ ए क्रॉस ओ सी। समझ में आ गया ना एक चीज, क्या करा हमने पहले, ये साइड की लेंथ कितनी है 2√2, स्क्वायर ले लिया हमने एक, तो यहां से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, यहां से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ये 45 का एंगल है तो ये इसका कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, ये साइन कंपोनेंट हो जाएगा यहां से यहां तक, तो 2√2 cos 45। तो ax की वैल्यू लिख दी हमने, और ऐसे ay जो आ जाए, az जो हो जाएगा, क्योंकि ये z एक्सिस है तो az लेंगे इसको, यहां से जो परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस az आएगा, तो 2√2 sin 45, sin 45 इज ऑल्सो 1/√2, cos 45 इज ऑल्सो 1/√2, तो 2 और 2 आ गया। तो वेक्टर इक्वेशन आ गई इसके 2i कैप और 2j कैप OA की, एक साइड की। दूसरे साइड की वेक्टर इक्वेशन आ गई OC की 2√2, OC की इक्वेशन आ गई 2√2 j कैप, सॉरी ये j कैप है, दिस इज j कैप, क्योंकि ये y एक्सिस पे है, तो ये इसकी हमने वेक्टर इक्वेशन निकाल दी। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो एरिया वेक्टर आ जाएगा, है ना। तो OA कैप इज, OA वेक्टर इज 2i कैप प्लस 2k कैप क्रॉस 2√2 j कैप। क्या होगा देखो अब, 4√2 i क्रॉस j प्लस 4√2 k क्रॉस i, k क्रॉस i, k क्रॉस j, सॉरी k क्रॉस j, j, तो i j और के जे, सर्कल बनाओ, याद है सर्कल भी बना के दिखाया था मैंने, ये हो गया आई जे और के, ठीक। आई क्रॉस जे, अब यहां देखो क्या है, आई क्रॉस जे के आएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे, क्लॉकवाइज घुमा रहे इसको, तो कितना जाएगा ये 4√2 आई जे के, आई जे ये के कैप हो जाएगा। ऐसे ही देखो यहां पर के क्रॉस जे, के क्रॉस जे उल्टा घुमाना पड़ेगा इसको, तो माइनस में आएगा ये, क्या है -4√2 आई कैप, तो दिस विल बी के कैप, सही है बिल्कुल, के क्रॉस जे माइनस आई और आई क्रॉस जे के, ठीक है। चलो उसको ही छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। तो ये हमारी क्या आ गई, अच्छा इसको सही से लिख दें, -4√2 आई कैप पहले लिख देते हैं, और प्लस 4√2 के कैप, देखिए साइड से दिखता नहीं, दिखता ये, हाँ दिख रहा है, तो -4√2 आई कैप और 4√2 के कैप, इसको मैंने सही से लिख दिया, आई को पहले के को बाद में। तो ये एरिया वेक्टर आ गया, ये एरिया वेक्टर आ गया। ये क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन थी। क्लियर, यह एरिया वेक्टर कैसे निकाला, समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। देखो यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो, तो फाई ऑफ दिस सरफेस विल बी इक्वल टू, क्या होता है फाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दिस, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप डॉट -4√2 आई कैप प्लस 4√2 j कैप। क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डॉट करते हैं, तो याद करो i को, i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट से करना है, j के कोफिशिएंट को j से करना है। k वाला तो यहां है ही नहीं, तो जीरो है तो उसको जीरो कर देंगे। तो उसको मैं यहां लिख देता हूं ऊपर जगह के नीचे, तो ये हो जाएगा फ्लक्स विल बी 4 इंटू -4√2 प्लस 3 इंटू 4√2, तो -16√2 प्लस 12√2, दिस विल बी -4√2। फ्लक्स का यूनिट क्या बताया, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया सरफेस का, ये आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस सरफेस।
ये पहले से था यहाँ पर। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया सरफेस का, समझ में आ गया। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके, जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके, के कैप के कोफिशिएंट को के कैप से के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके, के कैप यहां पर है ही नहीं तो दैट विल बी जीरो, तो जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे के कैप से, करेंगे भी तो जीरो आ जाएगा, जीरो इंटू -2 जीरो। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया सरफेस का, समझ में आया। पहले क्या करा हमने, साइड्स की वेक्टर इक्वेशन निकाली, उसके बाद हमने उसका क्रॉस प्रोडक्ट किया, एरिया वेक्टर आ गया, फिर उसके बाद डॉट प्रोडक्ट कर दिया किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस सरफेस, ओपन सरफेस का निकाल दिया हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आ गया, पॉज करके नोट करो। ये 2D का हमने निकाला, अब 3D पे आते हैं। अब हम क्या करते हैं, 3D सरफेस का लेते हैं एक, तो सिंपलेस्ट 3D सरफेस इज क्यूब, तो क्यूब से लेते हैं, क्यूब से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो ये हमने क्यूब ले लिया, ये हमने सरफेसेस लिए, ये क्यूब ले लिया हमने। मान लो इस क्यूब को मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाला, E, दिस विल बी E नॉट, चलो 10 ले लेता हूं, 10 आई कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है 10 आई कैप, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहां पर इसका फ्लक्स निकालना है इस पूरे सरफेस का, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस सरफेस, ठीक है। मान लेते हैं इस क्यूब की साइड की लेंथ है 10 मीटर ले लेता हूं, चलो 10 मीटर इज द साइड ऑफ दिस क्यूब, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्लोज सरफेस होता है, क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो एरिया वेक्टर होता है, वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है। तो कितने क्लोज सरफेसेस है इसमें, कितने क्लोज सरफेसेस है इसमें, एक, कितने सरफेसेस है इस क्यूब के, कितने सरफेस से क्लोज हो रहा है, तो 6 सरफेसेस। तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इधर का एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इधर का एरिया वेक्टर ऐसे होगा, नीचे वाले का एरिया वेक्टर ऐसे होगा, पीछे वाले साइड का एरिया वेक्टर पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फार्मूला है, E डॉट ए यानी कि EA cos थीटा, व्हाट इज थीटा हियर, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां देखो मैंने जो लिया है वो एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है, तो वो एरिया वेक्टर जो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स खाली उसी के साथ होगा, क्योंकि जो 90 डिग्री पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, cos 90 क्या होता है 0, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर है ऊपर की तरफ आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, क्यों है ऐसे, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है, तो 90 डिग्री इसके साथ, यानी कि इसका फ्लक्स हो जाएगा 0, जिसका ये एरिया वेक्टर यानी कि ऊपर वाले छत का। ऐसे नीचे वाला लोगे तो नीचे वाले का एरिया वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, वहां भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। पीछे वाले सरफेस का लोगे तो उसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 90 का एंगल होगा, अगेन cos 90 0। तो कहने का मतलब ऊपर वाले का फ्लक्स 0, नीचे वाले सरफेस का फ्लक्स 0, पीछे वाले सरफेस का फ्लक्स 0, आगे वाले सरफेस का फ्लक्स 0। तो दो ही सरफेस इसमें होंगी जो जिसका एरिया वेक्टर या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा या उसके ऑपोजिट होगा। ये वाला लेते हो तो इसका एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा और उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अगर इस सरफेस की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर इधर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो कहने का मतलब जो फ्लक्स होगा टोटल, फ्लक्स ऑफ दिस होल क्यूब विल बी इक्वल टू फ्लक्स ऑफ लेफ्ट प्लस फ्लक्स ऑफ राइट। फ्लक्स ऑफ लेफ्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लेफ्ट साइड इंटू एरिया,
इंटू कॉस। अब यहां देखो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, एरिया वेक्टर इसका नेगेटिव साइड में है, यानी दो चीज अपोजिट में हो गई, एक इधर और एक इधर ऐसे। तो एंगल कितना होगा 180। तो लेफ्ट के लिए एंगल हो जाएगा 180 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ राइट इंटू एरिया cos 0। दोनों, इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव तरफ क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव है। अगर मान लो मैं माइनस लिख देता माइनस, तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होता और यहां भी ऐसे होता। समझ में आ गई बात, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इधर भी, यानी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा, इधर आउटवर्ड होगा। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि यूनिफॉर्म है, कैसे यूनिफॉर्म पता लगा, क्योंकि टाइम फिक्स है, कांस्टेंट है वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा फिर इसका, E यानी कि 10 A, एरिया क्या होता है इसका 10 स्क्वायर cos 180 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर और cos 0 1। तो ये देगा माइनस 10 क्यूब प्लस 10 क्यूब, कितना आ गया 0। यानी बाकी सरफेसेस का तो 0 था, वैसे ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड का 90 डिग्री पे था सरफेस जिसका एरिया वेक्टर, यहां पर लेफ्ट और राइट का भी दोनों का सम क्या आ गया 0। एक चीज याद रखना, अब इस क्वेश्चन से एक चीज निकलता है कि कभी भी किसी भी क्लोज सरफेस को, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालोगे, यूनिफॉर्म, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी ऑलवेज 0। इस चीज को हमेशा नोट कर लो। ये फ्लक्स निकाल लिया, पॉज करके नोट करो। और यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि व्हेन एनी क्लोज सरफेस इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नोट करके इस चीज को लिख लो कि व्हेन अ क्लोज सरफेस, व्हेन अ क्लोज्ड सरफेस is kept in uniform electric field, its electric flux is always 0, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो उसका हमेशा वो 0 होगा। जब किसी भी क्लोज सरफेस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल ऑलवेज 0। कैसे पता लगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होती है। जैसे मैंने बताया 10 था, फिक्स था, 50, कोई भी वैल्यू दे रखी हो, कोई भी एक वैल्यू दे रखी हो, भाई कांस्टेंट बता दे अल्फा है तो कांस्टेंट है। ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब किसी भी क्लोज सरफेस को डालोगे, ये क्यूब लिया हमने, क्यूबॉइड लिया, स्फीयर लिया, एनी इरेगुलर शेप, क्लोज होना चाहिए बस चारों तरफ से, तो उसका फ्लक्स हमेशा क्या होगा 0, क्योंकि उसमें जितना इनवर्ड होगा, यहां भी देखोगे जितना इनवर्ड था उतना ही आउटवर्ड है। इसको कहते हैं इनवर्ड फ्लक्स। नेगेटिव का मतलब इनवर्ड फ्लक्स, पॉजिटिव का मतलब आउटवर्ड फ्लक्स। तो जितना इनवर्ड फ्लक्स होगा उतना ही आउटवर्ड फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स विल बी 0, नेट फ्लक्स विल बी 0। तो ये हमेशा यूनिफॉर्म सरफेस के लिए हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का, पॉज करके नोट करो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का नहीं है, वैसे ही करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अपने कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, अब हम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में है बिल्कुल, इसलिए मैंने एनसीईआरटी का बोला, बिल्कुल लगभग ऐसा ही है। थोड़ी सी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन अलग है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है वो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करेंगे खुद से। ये क्यूब दिया हुआ, ये है, इसमें एक को मैं एक्स एक्सिस मान लूं, इसको वाई मान लूं, इसको जेड मान लूं। ठीक है। ये ए डिस्टेंस पे 10 ही लेता हूं, चलो 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, और क्यूब के साइड की लेंथ भी 10 मीटर है। सबको मैं 10 ले रहा हूं, कोई भी हो सकता है, तो मैंने 10 ले लिया, 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर, कुछ भी ले लो, हमें तो क्वेश्चन समझना है बस। ये ले लिया हमने। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है, जो अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन थी वो कांस्टेंट थी, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन ये वेरिएबल है। लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज E into x, इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ये ऐसे लिखते हैं चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 x,
आई कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 10x आई कैप, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और विच इज 10x आई कैप, ठीक है 10x आई कैप। अब देखो इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा देखो, अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। यहां पर आ जाओ, अच्छा इसमें भी वही चीज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के अलोंग है, तो जो भी जिस भी सरफेस का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर होगा उसका तो फ्लक्स हमेशा जीरो होना है, आइए बताया था cos 90 जीरो। सेम चीज, तो जिसका एरिया वेक्टर y के अलोंग है यानी कि ऊपर वाला सरफेस छत, टॉप फ्लक्स विल बी जीरो, बॉटम फ्लक्स विल बी जीरो, मेरी साइड जो सरफेस है फ्लक्स विल बी जीरो, पीछे की साइड जो सरफेस है फ्लक्स विल बी जीरो, फ्लक्स विल बी ओनली ऑफ लेफ्ट एंड राइट। इसी में अगर डायरेक्शन बदल दूं, मान लो जे कैप आई कैप जो जे कैप कर दूं, है ना, जे कैप कर दूं, तो वो सरफेस जिसका एरिया वेक्टर जे कैप यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग है उसका ही फ्लक्स होगा, बाकी सबका जीरो हो जाएगा। तो यहां पर मैं आई कैप ले लिया, तो ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है उसके अलोंग अगर एरिया वेक्टर है तो उसका फ्लक्स होगा, उसके परपेंडिकुलर किसी सरफेस का एरिया वेक्टर है तो उसका फ्लक्स हमेशा जीरो होगा। तो यहां पर बाकी सब जीरो, तो फ्लक्स जो होगा खाली वही चीज लेफ्ट और राइट वाले का होगा। अब देखो यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही फ्लक्स ऑफ राइट प्लस फ्लक्स ऑफ लेफ्ट, ये ले लिया। फ्लक्स ऑफ राइट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ राइट एरिया और इनटू cos जीरो, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा अब प्लस ई ऑफ लेफ्ट एरिया ऑफ लेफ्ट एरिया तो सेम है, cos 180, वाई इज cos 180 यार, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव होगा। अगर x की वैल्यू यहां पर मैं 10 डालूं, भाई इस सरफेस के लिए x 10 डालना पड़ेगा ना, 10, ये सरफेस 10 सेंटीमीटर 10 मीटर दूर है, x की वैल्यू इस सरफेस के लिए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगा उसके लिए x की जगह 10 करना पड़ेगा। यहां पर जब निकालोगे तो 10 + 10 यहां पे x की 20 करना पड़ेगा, यानी x 10 लो या x 20 लो, पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव आएगी x की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी इधर है, यहां पर भी इधर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहां अलग अलग अमाउंट में है, ये लेफ्ट सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड और ये राइट सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन सेम है, क्योंकि यहां भी पॉजिटिव आ रहा है, वैल्यू आएगी, अगर x को 10 डालेंगे तो यहां भी डालेंगे 20, तो E की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, ठीक। तो क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड राइट सरफेस का, देखो 10 10 + 10, तो x की वैल्यू यहां पर क्या लिखना पड़ेगा हमें 20, तो E राइट क्या हो जाएगा 10 × 20 और एरिया क्या हो जाएगा इसका, स्क्वायर का एरिया क्या होता है a स्क्वायर 10 स्क्वायर cos 0 1। ई लेफ्ट के लिए x लिखना पड़ेगा 10, तो 10 × 10 एरिया वही 10 स्क्वायर और cos 180 -1, तो दिस विल बी 200 100 200 × 100 प्लस कितना 100 × 100 यानी 10⁴ और माइनस में आ गया, और ये कितना हो जाएगा, यहां लिख देते हैं इसको 2 × 10⁴ माइनस 10⁴, दिस विल बी 10⁴ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस होल क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं है क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने एक यूनिफॉर्म का भी देखा और एक हमने नॉन यूनिफॉर्म का भी देखा, दोनों हमने क्यूब का बनाया। अब हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन कर, ये एनसीईआरटी जैसा एक क्वेश्चन है ऐसा ही, बस वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन थोड़ी अलग है ना, तो वैसा ही है बिल्कुल, एक बार उसको ट्राई करेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है वो, अच्छा ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है जो बता रहा हूं। मान लो ये मैंने अब एक क्या ले लिया, ये मैंने एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है। इस सिलेंडर को मैंने कहां डाला है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला। मान लेते हैं सिलेंडर की जो लेंथ है पूरी 20 सेंटीमीटर है या 20 मीटर, कुछ भी ले लो, 20 सेंटीमीटर ले लिया, ये इसका ऐसे ले लो, ये ओरिजिन ले लिया इसका हाफ, ये x हो गया, इसको मैंने y ले लिया। तो नेचुरल सी बात है, यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EX, देखो कितना दिया हुआ है
EX जो है ये हमारा 200 माइनस 200 आई कैप, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम। किसके लिए? 4x लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव के लिए, यानी कि इसके इधर अगर जाओगे, इसके इस ओरिजिन है, इस ओरिजिन के इधर जाओगे, इस साइड कहीं भी जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा माइनस 2 आई कैप, 200 आई कैप, ठीक। और जो EX है ये है 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम, अगर x को हम ग्रेटर देन 0 यानी कि इधर जाओगे तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की साइड है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की साइड है, यानी दोनों तरफ, यानी कि पॉजिटिव पे जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव साइड जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। समझ में आ गया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन रखी है। अब इसमें कह रहा है कि जो इसका आर है, मान लो रेडियस है इसका, ये है 5 सेंटीमीटर, मान लिया जो रेडियस है इसका 5 सेंटीमीटर है। फाइंड दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस सरफेस। मान लो सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस सरफेस। क्या करोगे यहां पर देखो, ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में कोई भी चीज सिलेंड्रिकल शेप होता है, उसमें दो सरफेसेस होती है, एक कर्व सरफेस होता है और एक एंड सरफेस होता है। एंड सरफेस मतलब ढक्कन, दो ढक्कन होंगे, दो एंड सरफेसेस। कर्व सरफेस मतलब ढक्कन को हटा दो, कर्व सरफेस, जो बाकी बच गया वो कर्व सरफेस। यानी कि ये और ये एंड सरफेस है और ये जो ढक्कन, जो बाकी ढक्कन को हटाया तो कर्व सरफेस है। अब देखो कर्व सरफेस कहीं भी लो, अगर कोई सिलेंड्रिकल चीज है तो कर्व सरफेस अगर कहीं भी लोगे तो कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर इधर आएगा, यानी वाई एक्सिस के अलोंग आएगा या जेड एक्सिस के अलोंग आ जाएगा। तो मान लिया यहां पर अगर मैं छोटा सा एलिमेंट दिखाता हूं तो इसका एरिया वेक्टर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा, डीए वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ध्यान रखना। और परपेंडिकुलर जब होता है एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फ्लक्स विल बी 0, cos 90 0। एंड सरफेस पे आओगे तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा और इधर का एरिया वेक्टर, क्योंकि मैंने बताया क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है, तो एंड सरफेस का जाओगे तो रेडियली आउटवर्ड, कर्व का जाओगे कर्व का जाओगे तो ऊपर की साइड आओगे या नीचे की साइड कहीं भी हो सकता है। एक्चुअली में 3D होगा, जैसे ये 3D होगा, देखो ये इस तरह से होगा, तो यहां पर ऐसे बना दिया, यहां से इस तरह से, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा, यानी कहीं भी होगा तो सरफेस के परपेंडिकुलर है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड के तो सरफेस के परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे है। समझ में आ गई बात? यानी कि जो एरिया वेक्टर होगा वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा होगा कहीं भी, वाई जेड प्लेन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलोंग है। किसका? वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा होगा कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर, तो परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो कर्व सरफेस का इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा 0 होगा, को cos 90 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होना है खाली वही लेफ्ट सरफेस और राइट सरफेस। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा और बोलेंगे तो टोटल एफ टोटल लिख देता हूं, क्या लिखेंगे? फ्लक्स ऑफ राइट, फ्लक्स ऑफ लेफ्ट प्लस फ्लक्स ऑफ व्हाट? कर्व सरफेस। देखो एक चीज, पहले तो ऐसे लिखो उसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ कर्व सरफेस प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एंड सरफेस। तो दो सरफेस है, दोनों का अपना अपना अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, कर्व सरफेस का और एंड सरफेस का। तो लिख देता हूं फ्लक्स ऑफ कर्व प्लस फ्लक्स ऑफ एंड, और एंड सरफेस कितनी है? दो सरफेस, तो क्या लिखेंगे? फ्लक्स ऑफ कर्व प्लस फ्लक्स ऑफ राइट प्लस फ्लक्स ऑफ लेफ्ट। ये एंड सरफेस को दो हिस्सों में बांट दिया, राइट और लेफ्ट। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहां कर रहा हूं उसको साइड में। हाँ, तो कर्व सरफेस का तो मैंने बताया, कर्व सरफेस का फ्लक्स क्या होगा यहां पर? 0। क्यों होगा 0? क्योंकि अगर खोलेंगे भी तो देखो ना क्या होगा, E A D A और cos 90 प्लस फाई राइट क्या होगा? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर आर सेम डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इतना। भाई पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, ये बोला है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में है, नेगेटिव डायरेक्शन के लिए नेगेटिव में है, तो फाई राइट कितना होगा? 200 इनटू एरिया क्या होगा इसका? पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? आर कितना इसका? 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है,
इसी के आगे मैं यहां इसको मिटा देता हूं, चलो ये हो जाएगा हाँ, ये हो जाएगा हमारा कितना प्लस 200 इंटू 200 इंटू कितना -200 और माइनस एरिया वेक्टर्स का नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई और आर कितना है 5 स्क्वायर, 5 इंटू 10⁻² स्क्वायर, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, और कॉस हो जाएगा यहां पर 0। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, इस सरफेस पे भी एंगल 0, इस सरफेस पे भी एंगल 0। अगर खाली मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड खाली 200 लिखा होता तो फिर यहां 180 का एंगल लेते हम, यहां पर 180 का एंगल लेते। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा 0, ये कितना हो गया देखो 25 इंटू 10⁻⁴, तो ये आ जाएगा प्लस 200 इंटू 25 पाई 25 पाई, ठीक है 25 पाई इंटू 10⁻⁴, और अगला माइनस प्लस 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 हो जाएगा प्लस 200। कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स रेडियली आउटवर्ड हो, मैंने बताया पॉजिटिव होता है, तो अपने आप समझ लेना इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव। रेडियली आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव, रेडियली इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव, तो दोनों ही रेडियली आउटवर्ड है, बाकी का तो 0 है। तो 200 इसका भी वही आएगा, तो 25 पाई इंटू 10⁻⁴। ठीक है, पॉज करके नोट कर लिया होगा उसको, इक्वेशन की हमें जरूरत नहीं है। देखो इक्वल्स टू कितना आ गया, 50 पाई इंटू 50 पाई नहीं, यह आ जाएगा हमारा 500 ये 5000 पाई इंटू 10⁻⁴, और प्लस 5000 इंटू 5000 पाई इंटू 10⁻⁴। दिस विल बी, ऐड कर दो 5000 5000 10,000 10,000 पाई इंटू 10⁻⁴, बोले तो 0.1 इंटू 22/7 या 3.14 ये आ गया, तो 0.314 न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल। दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस सरफेस। समझ में आ गया? तो इस तरीके से सरफेस का हमने फ्लक्स निकाला, 5 राइट प्लस 5 लेफ्ट करके, क्योंकि कर्व सरफेस का तो यहां पर 0 ही हो गया, ये हो गया। अब इसमें देखो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, और ये क्या है हमारा लास्ट, इसमें एक और करते हैं, और ये है हमारा, ठीक है, ये क्या देखो, अभी हम क्या करते हैं, इसमें एक चार्ज लेते हैं, मान लो Q, ये चार्ज एक सर्कुलर प्लेट के, मतलब डिस्क के, ये चार्ज एक सर्कुलर डिस्क के, ये डिस्क ले लिया, इस डिस्क के कुछ डिस्टेंस पे रखा है, मान लिया x, इसका रेडियस कुछ मान लेता हूं r, चलो ये दिखा देता हूं, इसका रेडियस ये क्या ले लिया, इसका मैंने r, ठीक है, r ले लिया इसका रेडियस। ठीक, तो हमें क्या करना है, इस प्लेट का जिसका रेडियस r है, उसके एक्सिस पे x डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है q, तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द सर्कुलर प्लेट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द सर्कुलर प्लेट। अब यहां पर देखो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला यूज करेंगे, है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलग अलग जगह पे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएगा। मान लो इसके मैंने यहां पर क्या करा, एक सर्कुलर रिंग ले लिया,
यहां पर एक सर्कुलर रिंग ले लिया, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे इसके सेंटर से, और इसकी विड्थ जो ले ली मैंने ये ले ली dr, ये ले लिया मैंने dr, यहां बाहर दिखा देता हूं dr, ये विड्थ ले ली इसकी, और ये मैंने सर्कुलर प्लेट ले लिया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, पहले इस प्लेट का जो सर्कुलर प्लेट लिया है, सर्कुलर रिंग लिया है, जिसका कि विड्थ है dr और रेडियस है r, इसका पहले फ्लक्स निकालते हैं। यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि इस पूरे के पूरे में कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये डिस्टेंस है कांस्टेंट होगा पूरे रिंग के लिए। कितना होगा ये, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, मान लेते हैं DE, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, DE क्यों, E ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, और मान लेते हैं E। ठीक है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, DA, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन दिस डायरेक्शन, ये अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो गया, तो ये जाएगा तुम्हारा E cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर के पैरेलल है, E cos थीटा हो गया। तो पहले हम क्या करते हैं, इस पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, फिर फ्लक्स निकालते हैं, फिर पूरे का निकाल देते हैं, क्योंकि हमें फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और एरिया वेक्टर, इसका एरिया चाहिए, है ना। तो एरिया क्या होगा इसका, अगर मान लो जैसे हमने कहीं डिस्क के क्वेश्चन की याद होगा आपको, उसका एरिया कैसे निकालते थे, छोटा सा पोर्शन काटा, उसका एरिया निकाला, काट के जब उसको फैलाया तो सर्कमफ्रेंस की लेंथ कितनी होगी, 2 पाई r, विड्थ कितना होगा r, तो एरिया ऑफ दिस सर्कुलर पोर्शन विल बी, एरिया ऑफ दिस सर्कुलर पोर्शन विल बी क्या हो जाएगा, dA, दैट विल बी 2 पाई r इंटू dr, दिस इज द एरिया ऑफ दिस सर्कुलर पोर्शन। ठीक है, जिसका कि एरिया वेक्टर है DA वेक्टर, जो उसके परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसका, यहां पर E क्या होगा, K और Q, और डिस्टेंस इसका ये लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या जाएगा, ये स्क्वायर है, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस चार्ज का, इस रिंग के कहीं भी, सब जगह सेम होगा क्योंकि सब जगह रेडियस सेम है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द स्मॉल पोर्शन इज ऑफ दिस स्मॉल पोर्शन, यानी कि कौन सा पोर्शन, जो रिंग लिया हमने, उस छोटे से पोर्शन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, d फाई विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया dA और cos थीटा। व्हाट इज E हियर, इज दिस K Q और K इंटू Q और अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, r स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, dA क्या है हमारा, ये r स्क्वायर प्लस कर दिया, सॉरी ये है स्मॉल r स्क्वायर भैया, क्योंकि इसका रेडियस स्मॉल r लिया ना, तो स्मॉल r स्क्वायर x स्क्वायर, और इनटू एरिया हो गया हमारा कितना, 2 पाई r dr। एक काम और करता हूं, cos थीटा की वैल्यू और डाल देता हूं, ये थीटा, ये भी थीटा, cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, x अपॉन r स्क्वायर प्लस स्क्वायर का रूट, तो डाल दो, बाद में डालना ही है, x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट। तो क्या लिखा जाएगा फिर ये, K Q 2 पाई r dr x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, 1 प्लस हाफ, एक और आधा डेढ़, 1 प्लस हाफ 3/2, ये आ गया d फाई। अब क्या करना है, हमें इस पूरे का फ्लक्स निकालना है, तो क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे। ध्यान रखना है जो वेरिएबल है वो r है, तो लिमिट भी जो होगा वो r की फॉर्म में होगा, यानी कि रेडियस की फॉर्म में होगा। तो इसको हटा रहा हूं यहां से, तो क्या निकालना है इसका, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द सरफेस इज फाई इंटीग्रेशन 0 टू r, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका 0 टू r, विल बी 0 टू r, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन K Q 2 पाई r dr x अपॉन, कोई चीज छूट जाए तो ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ा बड़ा है तो कई बार भूल जाते हैं कुछ चीज लिखना। तो कांस्टेंट को पीछे कर देंगे, मतलब पीछे मतलब इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे, K Q 2 पाई और x, ये सब कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, खाली यहां रहेगा 0 से r, r dr
और नीचे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इससे पहले भी हमने कई बार ऐसे इंटीग्रेशन किए, अब इसको कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे? इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इस तरीके से कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मान लेंगे टी स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? एक्स तो कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर का 2r dr 2t dt। एक्स का हो जाएगा 0, एक्स का एक्स कांस्टेंट है, खाली r वेरिएबल है, तो 0। आर स्क्वायर का 2r dr, टी स्क्वायर का 2t dt, 2 से 2 कट गया, तो यह आ जाएगा r dr इक्वल टू टी dt। ये आ गया। तो इसमें अगर मैं इसको डाल दूं टी स्क्वायर, तो आर डी आर की जगह मैं टी डी टी लिख सकता हूं। यहां साइड में मैं लिमिट भी लिख देता हूं। लिमिट क्या क्या होगा फिर, क्योंकि भाई वेरिएबल टी से आर से टी में जाएगा तो लिमिट भी तो आर से चेंज होगा। तो अगर यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं आर की वैल्यू डालू 0 तो टी आएगा एक्स। तो अगर आर को ले लें 0 सेंटर पे, भाई इसके सेंटर पे अगर आओगे तो आर 0 होगा ना, रेडियस तो हमेशा सेंटर से लिया जाता है। तो अगर आर को सेंटर पे ले लें तो आर हो जाएगा 0, तो टी हो जाएगा एक्स। और अगर मैं आर को ले लूं कैपिटल आर, तो टी हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमने लिमिट भी चेंज कर दी। एक बार टी की जगह लिखेंगे एक्स। अब मैं यहां पर वैल्यू पुट करता हूं, इसको आप उतारो, पहले पॉज करके नोट करो क्योंकि मुझे हटाना है इसको यहां से। हाँ, तो क्या करेंगे इसको, अब देखो। अब क्या करोगे इसमें? लिमिट डाल के वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या जाएगा हमारा, क्या था ये, जाएगा हमारा के क्यू 2 पाई एक्स। लिमिट क्या चेंज करोगे अब? एक्स से अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर डी आर की जगह टी डी टी, टी डी टी, और नीचे टी का स्क्वायर का 3/2। इसको टी स्क्वायर माना, टी स्क्वायर के पार 3/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, टी क्यूब आ गया, ऊपर टी है, टी स्क्वायर आ गया, तो के क्यू 2 पाई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर। दिस विल बी के क्यू 2 पाई एक्स टी के पावर -2 डी टी, एक्स से अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करो, के क्यू 2 पाई एक्स, एक बार देख लें, के क्यू 2 पाई एक्स, ठीक है। हाँ, अब क्या करोगे? पावर में 1 ऐड कर दोगे, ऐड की पावर से डिवाइड कर दोगे, तो टी की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, माइनस आ गया जाएगा। लिमिट क्या है? एक्स से अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको मिटा रहा हूं, यहां से मैं पॉज करके नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। पॉज करो, नोट करो। अब देखो इसमें क्या करेंगे, यहां कर रहा हूं इसको, के क्यू 2 पाई एक्स, के क्यू 2 पाई एक्स माइनस कर दिया, यहां ये हो गया 1/t, एक्स से अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट डालेंगे, माइनस के इंटू क्यू इंटू 2 पाई एक्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -1/x। माइनस अंदर ले आओ और एक्स भी अंदर ले आओ, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, यहां एक्स आ जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूं के इंटू 2 पाई क्यू इंटू 2 पाई, क्यू इंटू 2 पाई, और ये हो जाएगा हमारा कितना, प्लस हो जाएगा ये वाला, और 1 हो जाएगा, और माइनस को ये माइनस में हो जाएगा, इसको बाद में लिख देता हूं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ये आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस प्लेट का, जिसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे चार्ज रखा है क्यू। इसको थोड़ा और आगे भी कर सकते हैं, के की जगह हम लिख सकते हैं क्या, चलो लिख ही देते हैं, इतना कर दिया तो वो भी करते हैं, ये ऊपर कर देता हूं। के की जगह क्या लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2 पाई 1 - x अपॉन अंडर रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दिस विल बी क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और कितना रहेगा इसमें, सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट और क्यू, और ये आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दी, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दिया, सॉरी किसके लिए, एक प्लेट का फ्लक्स निकाल दिया जिसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू है क्यू। समझ में आ गया। इसको हम कोन की तरह भी ले सकते हैं कि कोन के वर्टेक्स पे, कोन के वर्टेक्स पे चार्ज है क्यू, तो हमें किसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, उसके सरफेस का, फेस का, बेस का, दिस विल बी द फ्लक्स ऑफ द स्पेस। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला। तो ये हमारा आज का लेक्चर था एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और चीज लेके आएंगे, कुछ और चीज क्या, गॉस थ्योरम करेंगे। तब तक के लिए रिवाइज करते रहो। टाटा बाय, सी यू।